So hello and welcome to KIS Academy. Today we are starting a new overall subject, and this subject is very important for your exam, and this is modern Indian history. Modern Indian history. Okay. Now I have a request that please take some seats or notebook so that whatever I'll explain you, whatever I will teach you, you should write. जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपको उसे नोट डाउन करना है. And if you will not write, if you will not note it down, it will be difficult for you to overall understand and remember this for long term, right? So that's why whatever today we will learn is very important. This is the first lecture of modern Indian history, right? So you know that history is like a history. When we say history, it is like a continuity. It is like a continuity. Means what? That it is not always easy to distinguish clearly that when period ends. मतलब कि हिस्ट्री में ये काफी डिफिकल्ट है बताना कि किसी एक इवेंट के बाद अगर मैं ये कहूं कि हाँ इस पॉइंट के बाद हिस्ट्री बदल गई है, वो कहना काफी मुश्किल होता है. वो कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हिस्ट्री कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी को फॉलो करती है. ओके, सो इफ वी थिंक ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एज द बिगिनिंग, क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं कि अच्छा मॉडर्न इंडिया दैट मीन्स यूरोपियंस भारत में अगर आ गए हैं, अगर भारत में यूरोपियंस आ गए हैं, दैट मीन्स इट इज द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. लोग सोचते हैं कि यही इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत है, लेकिन क्या यह है? बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि हम किसी एक पॉइंट पर हिस्ट्री को नहीं मान सकते कि अच्छा मेडिवल इंडिया से लेकर हम मॉडर्न इंडिया का सफर जब तय कर रहे हैं यहां पर, when we are understanding modern Indian history, medieval Indian history to modern Indian history, not a single point is there that we can say that okay, from this point we can say that yes, this is modern Indian history. But what we have actually yahan par kya hai? There are different interpretations. See, history is like a subject where we have different interpretation by different sort of scholars. अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरह से यहां पर अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने पर्सपेक्टिव को रखा है. वो पर्सपेक्टिव आपको नजर आ सकता है, लेकिन हिस्ट्री में आपको ब्रेक नहीं देखने को मिलेगा इस तरह से जैसे हम करते हैं. सो एंशियंट टू मेडिवल टू अर्ली मॉडर्न टू मॉडर्न, इट इज लाइक एक्चुअली वी कैन से इट इज मोर देन I mean just I'll say कि gap or like a pause. It is more like gradual transition, what we can say. It is like a gradual transition. अपने को हिस्ट्री को ऐसे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है कि चीजें हर चीज कनेक्ट हो जाए. The basic idea is that only कि we can understand history in such a way. It is like a story. It is like a different events where we have different backgrounds, different context to it that we need to understand in very detailed. Because modern Indian history के बारे में जब हम बात करते हैं, चाहे बात PCS की हो, चाहे बात SSC के एग्जाम्स की हो, आपको वेटेज अच्छा खासा दिख जाएगा कि अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर में कमांड है, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ कमांड ओवर अ गुड पोर्शन ऑफ हिस्ट्री. और हिस्ट्री लगभग हर एक GS जहां पर भी आता है वहां हिस्ट्री का रोल तो बहुत बड़ा है ही है. So whether you are watching it for UPSC, PCS, SSC, ये लेक्चर आपको मदद करने वाला है. It is going to help you out, no doubt about that. Okay? So what I told you so far, that history is like a continuity. It is not always easy to distinguish clearly when one period ends and when another period begins. Okay? So that is the thing. कई लोगों का ये भी कहना रहता है, अच्छा फाइन, कि ये जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो रहा है, इस ग्रेजुअल ट्रांजिशन को जब हम समझते हैं, तो जब हम मेडिवल इंडिया को देख रहे हैं, मेडिवल इंडिया को, तो इसमें वी हैव डिफरेंट किंग्स, वी हैव डिफरेंट डायनेस्टीज, एम्पायर्स, राइट. बट व्हेन वी सी मॉडर्न इंडिया, थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज. कि ये जो किंगशिप दिख रहा है, ये डायनेस्टीज दिख रहा है, ये एम्पायर दिख रहा है, ये जो मोनार्की दिख रहा है, ये बदलने वाला है. क्योंकि जब आप ब्रिटिश रूल के अंदर में आओगे तो सिस्टम बदल जाएगा थोड़ा सा. ये रहेंगे जरूर, इनकी पावर डिक्रीज होते चले जाएंगे.
इनकी सुजानिटी चली जाएगी, इनकी सॉवरेनिटी चली जाएगी धीरे धीरे करके, और एक्चुअल पावर धीरे धीरे करके आपका ब्रिटिशर्स के पास में आ जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आएगा, और फिर बाद में डायरेक्ट क्राउन रूल के अंदर आ जाएगा। और इसीलिए इस पूरे पॉइंट पे हम देखते हैं कि इंडिया में नेशनल मूवमेंट होता है, लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, हम भारतीय आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, कई लोगों ने अपना बलिदान दे दिया इस आज़ादी की लड़ाई में। हम पढ़ेंगे उन सभी के बारे में, काफ़ी एक गर्वपूर्ण इतिहास रहा है भारत का उस मामले पे। बट फिलहाल के लिए जो बताना चाहता था, इस पूरे बैकग्राउंड से हम ये समझ रहे हैं कि जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझ रहे हैं तो कई लोग मॉडर्न हिस्ट्री को ये समझते हैं कि अच्छा, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गया, जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर से स्टार्ट हो गया। नहीं नहीं, जैसे कि बंगाल के फॉर्मेशन से हो गया, जैसे कि बंगाल पे जैसे इंडिपेंडेंस मुगल को मिल गया वहां से हो गया, जैसे कि यूरोपियंस के आने से हो गया, जैसे कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद से हुआ। लेकिन किसी एक पॉइंट पर ये हम कह ही नहीं सकते, बिकॉज हिस्ट्री इज लाइक अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन। ये याद रखना, हिस्ट्री इज लाइक अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन वेयर वन इवेंट कैन नॉट डिसाइड एट वन पॉइंट की फ्रॉम वेयर द हिस्ट्री एक्चुअली स्टार्टेड एंड वेयर हिस्ट्री एंड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस, I use what I want to say of this subject, right? So I hope it is very much clear to you. यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो फिर आगे पढ़ते हैं, let's understand further, just wait, okay? कि हम यहाँ पर वो चीज़ों को पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे जैसे एक कहानी हो, और वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा वो सारी चीज़ें, okay? You will learn a lot here, just wait, okay? Just wait. आई होप आप नोट्स रेडी कर लिए होंगे। सो देखो, जब हम बात करते हैं 15th सेंचुरी इंडिया के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट 15th सेंचुरी इंडिया, व्हेन वी टॉक अबाउट 15th सेंचुरी इंडिया, तो चीजें चल क्या रही हैं भारत पे, कि यूरोपियंस के आने से पहले क्या है। यूरोपियंस के आने से पहले भारत का हाल क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। यूरोपियन के आने से पहले जब हम जाएंगे, ओके, ये तो बाद हो गया। यूरोपियन के आने से पहले हमें यहां पर दिखेगा दैट जो इंडिया या जो भारत को हम ड्रॉ करते हैं, जिस भारत के बारे में हम बात करते हैं, वो भारत काफी रिच है। रिच सिर्फ अपने कल्चर के लिए नहीं, अपनी ट्रेडिशन के लिए नहीं, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए भी, अपनी इकोनॉमी के लिए भी, अपनी ज्योग्राफी के लिए भी, अपनी इकोनॉमी के लिए भी, इन सारे मामले में हम काफी रिच थे, ओके। बट जब यूरोपियंस भारत में आते हैं तो उन्होंने सबसे पहले हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन को देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। उसमें सुपरस्टिशन था, अंधविश्वास भी था, कुछ बहुत अच्छी चीजें भी थी। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, हमें अनसिविलाइज्ड कहा। हमारी प्रॉस्पेरिटी जो थी, हमारी जो इकोनॉमी थी, इसको कहीं ना कहीं क्या किया, ड्रेन किया, यूरोप तक लेकर गए। और ये सिर्फ इंडिया तक ही नहीं था, ये अफ्रीका, ये फार ईस्ट में भी हो रहा था, राइट? फार ईस्ट में भी हो रहा था यही चीज जो हम देखते हैं, ओके। तो ये ओवरऑल कॉलोनीज का कहीं ना कहीं रहा है कि उन्होंने रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके वो यूरोप तक लेकर गए। कई सारी यूरोपियन कंपनीज आएंगे, हम देखेंगे, और वो उसे यूटिलाइज करेंगे अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए। वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा, आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा, मशीन बेस्ड आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा, और वो फिर यहां पर सस्ते दाम में बिकेंगे। जो रॉ मटेरियल्स वो यहां से लेकर जा रहे हैं वो यहां यूज करेंगे, अपनी प्रोस्पेरिटी करेंगे, वो रिच होते जाएंगे। और यहां पर जो इंडिजिनस आपको कल्चर दिखता है वो यहां पर तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा भारत में। ये ओवरऑल ट्रांजिशन आपको दिखेगा। तो जो इंडिया रिच है वो रिच अब नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है कि यूरोपियन के आने के बाद से सिर्फ कल्चर पे ही नहीं, सिर्फ ट्रेडिशन पर ही नहीं, सिर्फ प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमी पर ही नहीं, ओवरऑल आपका सिविलाइजेशनल ट्रांजिशन देखने को मिलेगा कि कैसे जो यूरोपियन ने वेस्टर्नाइजेशन के एस्पेक्ट्स को रखा भारत पे, उसका इंपैक्ट इंडिया पे देखने को मिलता है। वो आप इंडियन सोसाइटी में पढ़ते भी हो,
दिस यू एक्चुअली लर्न इन इंडियन सोसाइटी ऑल्सो। बट जो मैंने कहा कि हिस्ट्री क्या है, इट्स अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन, दिस यू कैन सी हियर कि यूरोपियन के आने से पहले भारत और यूरोपियन के आने के बाद के भारत में आपको ट्रांजिशन दिखेगा, और यही ट्रांजिशन कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यस, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आई होप इट इज क्लियर टू यू। समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसे समझते हैं सब्जेक्ट्स को। ओके, नाउ जैसे मैंने कहा कि भारत में सल्तनत है, भारत में अब डेफिनेटली दिल्ली सल्तनत उस वक्त में चल रहा था जब पहली बार हम देखते हैं ये यूरोपियंस जब आते हैं, खास करके पोर्तुगीज वगैरह। ओके, इंडियन ओशन जो था, भारतीय जो समुद्र था, ओपन था, देयर इज नो मोनोपोली, कोई मोनोपोली नहीं था किसी के लिए। चीन वाले लोग भी आ रहे थे, इससे पहले रोमन्स भी आ रहे थे, अरब्स भी आ रहे थे, मलय वाले भी आ रहे थे इधर से, इंडोनेशिया जावा वाले भी आ रहे थे, राइट। तो हमने, हमारे राजाओं ने कोई रोक टोक नहीं रखा था, लेकिन यूरोपियंस के आने के बाद में यहां पर रोक टोक भी लगना स्टार्ट हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन वाला चीज भी देखने को मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। जो बैलेंस दिख रहा था ना ट्रेड में आपको, वो बिगड़ने लगेगा यहां पर। क्यों? क्योंकि कोई यहां पर अपनी मोनोपोली को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। someone will try to monopolize this sea route, someone will try to monopolize this area, the overall prosperity, right? और वही चीज तो हम देखेंगे कि यूरोपियन, जैसे अब देखो, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा होना कि यूरोपियंस के आने के बाद से क्या हुआ, ट्रांजिशन हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी में ट्रांजिशन आ रहा है, ट्रेड पे भी ट्रांजिशन आ रहा है, राइट? क्योंकि हम यहां पर क्या दिखते हैं कि जैसे ही पोर्तुगीज अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं इधर केरला के आसपास, तो वो ट्रेडिंग पोस्ट बनाते हैं, अपना एरिया को कंट्रोल करते हैं, गवर्नर्स आते हैं, 3 गवर्नर आए इनके पोर्तुगीज के, पढ़ेंगे अभी आगे। सो विल अंडरस्टैंड दीज 3 गवर्नर्स। बट ये जो गवर्नर्स रहे, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ही आपको यहां पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, मैंने एफडीए में लिखा है शॉर्ट में इसको, ओके। सो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आते ही वो अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आएगा, और ब्लू वाटर पॉलिसी में आपको पता है देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड कार्टेज सिस्टम, एक तरह का पास वो इशू करना स्टार्ट कर देंगे कि जो लोगों के पास में ये पास नहीं होगा, दे विल डिस्ट्रॉय देम in the sea itself, because Francisco de Almeida को पता था if they want to rule India they will have to rule Indian Sea। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को ये पता था कि अगर उनको भारत को रूल करना है तो उनको सी को रूल करना पड़ेगा, they will have to rule the as such ocean here, then you can rule India। वो बात क्लियर था, and what this is what they did, यही चीज उन्होंने यहां पर करने की कोशिश की दोस्तों। तो एक बैकग्राउंड आपको समझ में आया कि मॉडर्न हिस्ट्री, जब मैंने कहा ग्रेजुअल ट्रांजिशन, तो आप यहां पर देख सकते हो दीज आर द ट्रांजिशन दैट इज हैपनिंग हियर विद रिस्पेक्ट टू कल्चर। अभी पढ़ाऊंगा सोसाइटी का थोड़ा पार्ट, तो समझ में आएगा कि कैसे वहां पर भी ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यहां पर बनाने की कोशिश की है ना यूरोपियंस ने, उसने एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है भारत के लोगों पर, बिकॉज दे अंडरस्टूड कि अगर इन पर राज करना है तो सबसे पहले इनको इंफीरियर दिखाओ, एंड फ्रॉम देयर द आइडिया ऑफ व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी कम्स, एंड जिसके बाद आपको ये सारी चीजें होते हुए दिखती है, घटनाएं होती हुई दिखती हैं, राइट? समझ में आ गया? दिस इज हाउ यू स्टडी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ऐसे पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, समझ समझ के, रट कर, लाइन पढ़कर सिर्फ नहीं होता है। आप सिर्फ लाइन पढ़ लोगे ना ऐसे ऐसे करके, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन द हिस्ट्री। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इंट्रो पार्ट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, द फर्स्ट बेसिक पार्ट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ऐसे हम हिस्ट्री को पढ़ते हुए चले जाएंगे, छोटा छोटा लेक्चर्स रहेगा बट इफेक्टिव रहेगा। ओके, विल कवर ईच एंड एवरीथिंग डिटेल, पूरा आपका रहेगा। फिर आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो भाई, आपको जब पता है क्या हुआ है, तो यू विल बी मास्टर ऑफ दिस थिंग, राइट? एनीवे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। दिस वाज द इंट्रो क्लास फॉर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मिलते हैं अगले दिन अगले लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।